भारत की रहने वाली एक नर्स यमन की राजधानी सना के एक हॉस्पिटल में काम किया करती थी और वहीं पे एक आदमी आया करता था जो कि अपने परिवार वालों को हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए आता था। इसी बीच में उस आदमी की जान पहचान जो है इस नर्स से हो जाती है। अब वो इस नर्स से पूछता है कि आप कहाँ की रहने वाली हो, तो ये बताती है कि मैं भारत के केरल प्रदेश की रहने वाली हूँ। अब जैसे ही वो सुनता है कि वो भारत की रहने वाली है तो इस आदमी के मन में उत्सुकता जागने लगती है कि भारत के बारे में उसे और भी जानकारी चाहिए और वो भी भारत घूमना चाहता है। तो नर्स कहती है कि भारत बहुत अच्छी जगह है, आप एक बार ज़रूर घूमिए और हो सकता है कि मैं ही आपको घुमा दूँ। अब इसी बीच में वो नर्स उस आदमी से एक बात बोलती है कि मुझे भी आपकी थोड़ी मदद की ज़रूरत है। अब जैसे ही नर्स ये वाली बात बोलती है तो वो आदमी भी तैयार हो जाता है कि बताइए आपको क्या मदद चाहिए। अरे हम तो आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मैं आपकी कोई मदद करूं। तो वो बताती है कि यमन का कानून जो है, यहाँ पे बाहर के लोग काम करने नौकरी करने तो आ सकते हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी अपना स्टार्टअप शुरू नहीं कर सकता, यानी कि बाहर का आदमी यहाँ पे कोई अपना बिजनेस चालू नहीं कर सकता। उसे अगर यहाँ पे बिजनेस चालू करना है तो यहीं के आदमी की किसी की मदद लेनी होगी, इसीलिए क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जनवरी 2016 में इस नर्स की बेटी का नामकरण होता है भारत के केरल में। इसीलिए इस नर्स को जो है यमन से भारत आना होता है और ये जो है अपनी मदद करवाने के लिए, अपने लालच के लिए इस आदमी को यमन से केरल लेकर आती है और यहाँ पे नामकरण की प्रक्रिया दिखाती है और आसपास का एरिया घुमाती है। इसके बाद ये दोनों यमन वापस चले जाते हैं। अब ये दोनों यमन जब वापस चले जाते हैं तो वो आदमी भी अपना वादा निभाता है और वो भी इसके लिए इसकी मदद करता है, इसका क्लिनिक खुलवाता है और क्लिनिक बहुत अच्छा चलता है। लेकिन दोस्तों अचानक से ही क्या होता है, अचानक से ही जो आदमी है इस नर्स की जो मदद करता है इसकी हत्या हो जाती है और इस हत्या के चक्कर में इस नर्स को जो है सजाए मौत मिलती है। वहाँ के कानून के मुताबिक खून के बदले खून होता है, इसीलिए इसको मौत की सज़ा दी जाती है। अब इस लड़की के घर वाले जो हैं, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट हो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे जो भी, जितनी भी कोशिश हो सकती थी वो सारी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन उसकी मौत की सज़ा की सारी अर्जियां जो हैं खारिज हो रही थीं और उसकी मौत की सज़ा की जो तारीख मुकर्रर हुई थी वो हुई थी 16 जुलाई 2025। और 16 जुलाई 2025 को क्या होगा दोस्तों, इस लड़की को कंबल से लपेटा जाएगा और फिर इसे गोलियों से भून दिया जाएगा। आखिर क्या वजह रही होगी उस आदमी के कत्ल की और इस लड़की को ऐसी सज़ा क्यों मिल रही है? दोस्तों आज की कहानी इसी लड़की के ऊपर है, तो जानना चाहेंगे कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उस आदमी की हत्या हुई और इसे सजाए मौत मिली। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है यमन की राजधानी सना से। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 30 दिसंबर 2024 की। यमन के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है राशिद अल अमीरी, उनके पास जो है 30 दिसंबर 2024 को एक फ़ाइल जाती है। दरअसल ये फाइल जो होती है एक अर्जी होती है और ये अर्जी एक लड़की के नाम की है जो कि भारत की एक नर्स थी। उसमें लिखा होता है कि इस लड़की से एक कत्ल हो चुका है और इसे सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई है, इसीलिए या तो इसकी सज़ा को कम कर दिया जाए या इसे तब्दील कर दिया जाए उम्र कैद में। लेकिन दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो इसकी सज़ा को बरकरार रखते हैं। वो जो है इसकी सज़ा को ना तो खारिज करते हैं ना ही उसकी सज़ा को बदलते हैं। वो जो सज़ा जैसी है वैसी की वैसी बरकरार रहती है। अब इसके बाद में इस लड़की को सज़ा देने के लिए इस फाइल को आगे बढ़ा दिया जाता है और दिन ब दिन इस फाइल आगे बढ़ती रहती है और इधर इस लड़की के परिवार वाले जो हैं इस लड़की को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं कि कैसे भी उनकी बेटी बच जाए और वापस भारत आ जाए। लेकिन दोस्तों समय बीतता जाता है और लगभग 6.5 महीने का समय बीत जाता है और अब उनकी बेटी की सज़ा का दिन नज़दीक आ गया था। दरअसल जो सज़ा की तारीख थी वो थी 16 जुलाई 2025, जो कि आज के 4 दिन बाद है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसलिए क्या होता है,
इसके परिवार के लोग भी लगे हुए हैं, भारत सरकार भी लगी हुई है और हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस लड़की को बचाया जाए। लेकिन यमन का जो कानून है वो शरिया कानून है। और शरिया कानून में क्या होता है, शरिया कानून में खून का बदला खून होता है। अगर इसमें दो ऑप्शन भी हैं, अगर जो पीड़ित है यानी कि जिसके परिवार वालों की तरफ से केस है, अगर पीड़ित का परिवार उस लड़की को माफ़ कर देगा तो ये लड़की बच सकती है, या फिर रकम हर्जाना, जो भी रकम वो परिवार के लोग मानेंगे हर्जाने के तौर पे, अगर इसके परिवार के लोग दे देते हैं लड़की के, तब भी ये लड़की बच सकती है। अब सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो पीड़ित के परिवार के लोग इसे माफ़ कर दें या फिर जो रकम वो लोग मांगे वो रकम ये लोग दे दें। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे ही ये खबर हिंदुस्तान में उठी थी आज से लगभग 6-7 महीने पहले कि एक लड़की को यमन में सजाए मौत सुनाई गई है, तभी से हिंदुस्तान की बहुत सारी संस्थाएं जो हैं इस लड़की के परिवार के साथ जुड़ गई थीं। और इस लड़की के परिवार वालों ने जो है, जो पीड़ित है उसके परिवार वालों को 3 ऑफ़र दिए थे और वो 3 ऑफ़र बहुत अच्छे थे। उसमें पहला ऑफ़र ये था, जो पीड़ित है उसके परिवार के लोग चाहे तो अबू धाबी, चाहे सऊदी अरब, चाहे दुबई या किसी और देश में अगर वो बसना चाहते हैं तो ये जो है उनका सारा खर्चा उठाएंगे ताकि वो उस देश में बस जाएं। दूसरा ऑफ़र ये था कि परिवार के अगर किसी आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई इलाज कराना है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी कितना भी महंगा इलाज हो, इस लड़की के परिवार वाले जो हैं करवाने के लिए तैयार हैं। और तीसरा ऑफ़र ये था कि इस लड़की के परिवार वालों ने, जो पीड़ित परिवार है, उनको 10 लाख US डॉलर देने के लिए बात कही थी। 10 लाख US डॉलर पता है दोस्तों कितने होते हैं? अगर इंडियन रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करें तो लगभग 8.5 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन होता क्या है, अब इस लड़की के परिवार वालों ने ये 3 ऑफ़र तो दे दिए हैं, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो ना तो लड़की के परिवार वालों से कोई बात कर रहा है, ना ही किसी ऑफ़र को स्वीकार कर रहा है। अब दोस्तों इस लड़की को आखिर ऐसी सज़ा क्यों सुनाई गई, इसकी कहानी मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता हूँ। इसकी पहले भी मैंने आपको कहानी सुनाई है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट रह गए थे। आज सारे पॉइंटों को आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा। दरअसल इस लड़की का नाम है निमिषा प्रिया, जो कि केरल के जिला पलक्कड़ की रहने वाली है। दरअसल 2008 में इस लड़की ने अपने नर्सिंग का कोर्स पूरा किया था। अब नर्सिंग का कोर्स पूरा करके इसने अपने नज़दीक के किसी गाँव में एक हॉस्पिटल में इसकी जॉब भी लग गई थी। अब वहाँ पे इसकी जॉब लग गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जो सैलरी इसको चाहिए थी वो सैलरी नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी मन मार के ये लड़की वहाँ पे काम कर रही थी। लेकिन इस लड़की के साथ के और लोग जो थे वो विदेश में बस गए थे, इसीलिए वो लोग जो है इस लड़की से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने मन की जॉब चाहिए ना, अपने मन की सैलरी चाहिए, तो तुम्हें कहीं बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये लड़की कहती है कि मैं कहाँ जाऊँ। तो इसके कुछ जानने वाले जो हैं यमन में रहते हैं, तो उन लोगों ने कहा कि यमन की राजधानी सना में एक हॉस्पिटल में वैकेंसी खुली हुई है, तुम वहाँ पे अप्लाई कर दो, अगर तुम्हारा नंबर आ गया तो तुम्हारे मज़े आ जाएंगे। अब ये लड़की क्या करती है, उस हॉस्पिटल में अप्लाई भी कर देती है। अब जैसे ही अप्लाई करती है इसकी जॉब वहाँ पे पक्की हो जाती है। इसके बाद ये यमन की राजधानी सना के उसी हॉस्पिटल में चली जाती है काम करने के लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब होता क्या है, ये लड़की जो है वहाँ पे काम करने लगती है। जब काम करने लगती है तो देखती है कि वहाँ पे इनकम बहुत अच्छी हो रही है। अब जब इसकी इनकम बहुत अच्छी हो रही थी, ये अपने जो भी पैसे वहाँ से कमा रही थी, उन पैसों को यमन से भारत अपने माता पिता के पास भेजती थी। इसकी माँ का नाम है प्रेमा कुमारी, इसके पिता का नाम है बेला कुट्टी। अब क्या होता है दोस्तों, साल गुजरने लगते हैं। ये 2008 में गई थी, 2009 आ जाती है, 2010 आ जाती है, 2011 आ जाती है। इसी बीच इसके माता पिता का इसके पास कॉल आता है और कहा जाता है कि हमने तुम्हारे लिए एक लड़के को देखा है, तुम ऐसा करो जल्दी से इंडिया आ जाओ ताकि हम तुम्हारी शादी उसके साथ करा सकें। इसी बीच ये लड़की जो है यमन से दोबारा से भारत के केरल में आ जाती है। केरल में आकर इसकी शादी जो है टॉमी थॉमस नाम के एक लड़के के साथ होती है। टॉमी थॉमस जो है एक ड्राइवर है, वो ड्राइविंग का काम करता है, जो कि केरल के इडुक्की ज़िले का रहने वाला है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। अब इसके बाद क्या होता है, ये जब वहाँ पे जा रही होती है यमन, तो यमन जाने से पहले ये अपने पति से कहती है कि क्यों ना आप भी मेरे साथ चलो। अब टॉमी थॉमस कहता है कि अब तुम जा रही हो तो मैं अकेला क्या करूँगा, यहाँ पे भी तो ड्राइविंग ही करता हूँ, कोई बड़ा काम थोड़ी ना करता हूँ। इसीलिए क्या होता है, जो थॉमस है वो भी अपनी पत्नी के साथ यमन की राजधानी सना चला जाता है।
अब ये दोनों लोग जो है वहाँ पे काम करने लगते हैं। पति को इलेक्ट्रिशियन का काम मिलता है और जो पत्नी है वो नर्स का काम कर ही रही होती है। इसी बीच में 2013 में इनकी एक बेटी जन्म लेती है। बेटी जन्म लेती है, सब कुछ ठीक चल रहा था, पति अपना काम कर रहा था, पत्नी अपना काम कर रही थी। लेकिन दोस्तों अचानक से ही यमन के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। वहाँ पे गृह युद्ध शुरू हो जाता है और गृह युद्ध ऐसा शुरू हो जाता है कि वहाँ पे हूतियों का हमला हो जाता है, यानी कि आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगती है। इसीलिए जो यमन में काम करते थे वो लोग, वो सभी लोग जो है अपने अपने देश भाग रहे थे। इसी बीच में जो थॉमस है वो भी अपनी बेटी को लेके वापस इंडिया आ जाता है। लेकिन जो नर्स है वो वहीं पे रहती है। वो कहती है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये युद्ध शांत हो ही जाएगा और पहले जैसे हालात हो जाएंगे। यमन में जो है हूतियों का राज शुरू हो गया था और हूतियों को जो सपोर्ट कर रहा था वो ईरान देश कर रहा था। लेकिन जो निमिषा प्रिया है वो अपने देश इंडिया नहीं आती। वो सोचती है कि थोड़े दिन बाद सारा मामला शांत हो जाएगा, उसके बाद पहले जैसी कहानी चलेगी। वो हॉस्पिटल में काम करती है, लेकिन उसके मन में एक ख्वाहिश थी। उसकी ख्वाहिश ये थी कि सना में ही उसका अपना एक क्लिनिक हो ताकि वो एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। लेकिन जो है दोस्तों यमन का कानून ऐसा है कि वहाँ के ही लोग वहाँ पे व्यापार शुरू कर सकते हैं, बाहर के लोग सिर्फ वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, अपना व्यापार शुरू नहीं कर सकते। इसीलिए ये अपना काम शुरू नहीं कर पाती। अब समय आगे बढ़ता है। अब जब समय आगे बढ़ता है तो इसके हॉस्पिटल में एक लड़का आता है जिसका नाम होता है तलाल अब्दो मेहंदी। तलाल अब्दो मेहंदी जो है अपने परिवार के किसी शख्स को चेकअप के लिए लाया था। अब वो वहाँ पे देखता है निमिषा प्रिया को, नर्स होती है। अब इससे बात करने लगता है तो वो पूछता है कि आप कहाँ की रहने वाली हो। ये बताती है कि मैं भारत के केरल की रहने वाली हूँ। अब जैसे ही वो सुनता है कि भारत की रहने वाली हो तो उसके अंदर उत्सुकता जागती है उसके अंदर कि भाई हिंदुस्तान कैसा है, केरल कैसा है, इसके बारे में मुझे बताओ, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा है हिंदुस्तान घूमने की। इसी बीच जो निमिषा प्रिया है वो उससे कहती है कि आप हिंदुस्तान आराम से घूमने आइए, मैं आपको घुमा दूंगी हिंदुस्तान। तो ये अब्दो मेहंदी जो है बहुत खुश हो जाता है। लेकिन इसी बीच में निमिषा प्रिया उससे पूछती है कि आप मेरी थोड़ी मदद कर सकेंगे। वो कहता है कि हाँ बताइए क्या मदद करनी है। वो बताती है कि आपके देश के कानून के हिसाब से मैं यहाँ पे अपना क्लिनिक शुरू नहीं कर सकती, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं यहाँ पे अपना क्लिनिक शुरू कर सकती हूँ। इसके लिए अब्दो मेहंदी भी तैयार हो जाता है। इसी बीच जनवरी 2015 आती है। जनवरी 2015 में जो है निमिषा प्रिया की बेटी का नामकरण होना होता है। अब नामकरण होना होता है तो उसमें निमिषा प्रिया को हिंदुस्तान आना होता है। अब निमिषा प्रिया को जो है एक लालच था, उसी लालच के चलते ये जो है मेहंदी से कहती है कि ऐसा है मैं हिंदुस्तान जा रही हूँ, आप चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, मैं आपको वहाँ पे घुमा भी दूंगी, ताकि आगे चल के मेहंदी जो है निमिषा प्रिया की मदद कर सके। इसलिए निमिषा प्रिया ने ये वाला कदम उठाया था। मेहंदी भी तैयार हो जाता है। वो उसके साथ जनवरी 2015 में इसके देश यानी कि हिंदुस्तान के केरल में और केरल में इसके गांव में आता है और वहाँ पे जो नामकरण की प्रक्रिया होती है उसे देखता है, आसपास के सारे एरिया देखता है और उसके बाद जो है ये दोनों वापस यमन की राजधानी सना में पहुँच जाते हैं। अब ये दोनों जैसे ही सना जाते हैं तो अब्दो मेहंदी जो है अपना वादा निभाता है। वादा क्या, वहाँ पे जो है अब्दो मेहंदी इसके सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाता है और वहाँ पे दिखाता है कि ये जो है उसकी पत्नी है और पत्नी का क्लिनिक शुरू करवा रहा है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिखाता है, बनाता है, यानी कि सारे जो डॉक्यूमेंट थे वो सारे फर्जी थे और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखता है। इसके पासपोर्ट को, इसके वीज़ा को, सबको अपने पास रख लेता है और उसके बाद 17 अप्रैल 2015 को इन दोनों का क्लिनिक विधिवत रूप से शुरू हो जाता है और उस क्लिनिक में एक डॉक्टर होता है, एक नर्स होती है और क्लिनिक भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है। लेकिन दोस्तों जो मेहंदी था उसका व्यापार बहुत बेकार चल रहा था, यानी कि उसकी कमाई कुछ भी नहीं हो रही थी और जो उसने डॉक्यूमेंट बनवाए थे उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इस क्लिनिक में जो भी कमाई होगी उसका 33% मेहंदी रखेगा और 66% जो है निमिषा प्रिया रखेगी। अब हर एक तारीख को जो है मेहंदी निमिषा प्रिया के पास पहुंच जाता था अपना हिस्सा लेने के लिए। और निमिषा प्रिया कहती थी कि मैंने तो तुमसे मदद मांगी थी और तुम यहाँ पे हिस्सा लेने के लिए हर महीने आ जाते हो, ये तो तुम्हारी गलत बात है। तुम ऐसा करो, मेरा पासपोर्ट, मेरा वीज़ा मुझे दे दो, मैं अब तुम्हारे साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहती। लेकिन मेहंदी उससे साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मुझे मेरा 33% चाहिए ही चाहिए।
अब इसके बाद में जो है मेहंदी कभी शराब पी के इसके पास आया करता था, कभी इससे उल्टा सीधा बोला करता था, कभी कभी निमिषा प्रिया से जो है शारीरिक संबंध बनाने के लिए उत्पीड़न किया करता था। लेकिन निमिषा प्रिया जो है जैसे तैसे मेहंदी से बच रही थी। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, इसके बाद निमिषा प्रिया क्या करती है, सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पे जाके मेहंदी के खिलाफ FIR दर्ज कर देती है। वो बताती है कि ये जो है मेरा शोषण कर रहा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और मेरे व्यापार में मेरे पैसे मांगने के लिए आता है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस तुरंत मेहंदी को उठा लेती है। अब जब मेहंदी को उठाया जाता है तो वो जो है पुलिस को सारे कागज दिखा देता है। वो कहता है कि ये तो मेरी पत्नी है, ये सब कुछ झूठ बोल रही है। अब दोस्तों, अब पुलिस वाले ये कहते हैं कि यार ये क्या चक्कर है, ये तो इसकी पत्नी बता रहा है, लेकिन वो बता रही कि ये पत्नी है नहीं। अब ये मामला जो है अदालत तक पहुंच जाता है और अदालत तक पहुंचने के बाद में फरवरी 2016 को जो अदालत है वो फैसला सुनाती है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब गलत हैं, ये सारे कागज फर्जी हैं। इसीलिए मेहंदी को जो है और इस निमिषा प्रिया को दोनों को सज़ा सुनाती है। ये दोनों जेल जाते हैं। अब थोड़े समय तक ये दोनों जेल में रहते हैं, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद जमानत पे ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। अदालत कहती है कि भैया जितने कागज हैं निमिषा प्रिया के इसे वापस कर दो, लेकिन मेहंदी वापस नहीं करता। इसीलिए निमिषा प्रिया जो है जेल से पहले वापस बाहर आ जाती है, लेकिन मेहंदी नहीं आता। अब जब मेहंदी जेल से बाहर नहीं आता तो निमिषा प्रिया जो है मेहंदी के पास जाया करती थी मिलने जेल में, और उससे कहती थी कि मेरे जो भी कागज़ हैं, मेरे डॉक्यूमेंट हैं, मेरा पासपोर्ट है, मेरा वीज़ा है, मुझे दे दो ताकि मैं भारत अपने पति और बच्चों के पास जा सकूं। लेकिन मेहंदी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दोस्तों, इसके कुछ दिन बाद क्या होता है, मेहंदी भी जेल से रिहा हो जाता है। और जैसे ही मेहंदी जेल से रिहा होता है तो वो रोजाना निमिषा प्रिया के क्लिनिक में चला जाया करता था, उससे बदतमीजी किया करता था, शराब पी के जाया करता था, अपने दोस्तों को लेके जाया करता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उस पर दबाव डाला करता था। लेकिन निमिषा प्रिया बच जाती है हर बार। अब निमिषा प्रिया जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसीलिए उसके साथ में एक नर्स काम करती थी जिसका नाम था हनाना। अब हनाना से वो कहती है कि अब बताओ मैं क्या करूं, मेहंदी ने जो है मेरे कागज़ अपने पास रखे हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट इसके पास हैं, मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती। इसीलिए हनाना क्या करती है, हनाना इसे एक आइडिया देती है। वो कहती है कि क्यों ना हम इसे नशे के इंजेक्शन दे दें, और जब ये नशे में होगा तो हम इसके पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लेंगे, और तलाशी लेने के बाद अपने पासपोर्ट वीज़ा को निकालेंगे, फिर इसको छोड़ो, जैसा होना है होने दो। अब निमिषा प्रिया भी इसके साथ तैयार हो जाती है। एक दिन जो मेहंदी है वो शराब पीकर निमिषा प्रिया के पास आता है और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। इसी बीच में जो निमिषा प्रिया है वो अपने पास में एक इंजेक्शन लेके बैठी हुई होती है, और इंजेक्शन पूरा फुल होता है कि जैसे ही मौका मिले वो मेहंदी को इंजेक्शन लगा देगी। अब वो क्या करती है, जैसे ही मेहंदी उसके पास आता है वो तुरंत उस इंजेक्शन को मेहंदी के अंदर इंजेक्ट कर देती है। लेकिन मेहंदी के ऊपर उसका कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि मेहंदी जो है पहले ही शराब के नशे में चूर था। अब जो शराब पिया हुआ आदमी होता है उसके ऊपर ऐसे इंजेक्शनों का असर होता नहीं है। अब निमिषा प्रिया परेशान हो जाती है कि यार ये क्या चक्कर, इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हुआ। इसीलिए वो क्या करती है, एक और इंजेक्शन तोड़ती है, फिर से सिरेंज को भरती है और फिर से मेहंदी के ऊपर लगा देती है। लेकिन अब की बार मेहंदी के ऊपर जो है नशा हो जाता है, और नशा होने के बाद मेहंदी ज़मीन में गिर जाता है। इसके बाद निमिषा प्रिया और उसके साथ ही हनाना ये क्या करती हैं, ये दोनों मिलकर उसके पूरे घर को छान मारती हैं, लेकिन उनको जो है कहीं पे भी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, ना ही कोई पासपोर्ट मिलता। ये दोनों बहुत परेशान होती हैं। इसके बाद ये दोनों जो है मेहंदी के पास जाती हैं और मेहंदी को जाके सही से उसके बेड पे डालने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसी बीच इन्हें पता चलता है कि मेहंदी तो मर गया। अब मेहंदी मर गया तो ये दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, यार ये तो मेहंदी मर गया, अब क्या करें। इसीलिए ये क्या करती हैं, अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करती हैं। ये दोनों जो है मेहंदी की लाश को काट के उसे पानी की टंकी में छुपा देती हैं। लेकिन जुल्म जो है और जो हत्या वगैरह जो लोग कानून तोड़ते हैं ना, ये ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं है। आखिरकार मेहंदी के बारे में पुलिस को पता चल जाती है, और इन दोनों के बारे में भी पता चल जाती है कि इन दोनों ने मिलके मेहंदी की हत्या की है। और जैसे ही इन दोनों के बारे में पुलिस को पता चलती है तो पुलिस तुरंत इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके जेल पहुंचा देती है, और इसके बाद इन दोनों को जो है सज़ा दी जाती है।
जो निमिषा प्रिया है उसे सजाए मौत होती है, यानी कि खून का बदला खून। और जो हनाना है, जो उसकी साथी नर्स थी, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और अब जैसे ही निमिषा प्रिया को सजाए मौत सुनाई जाती है, इसके बाद ये खबर जो है अखबारों के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए भारत तक पहुंच जाती है। और 5 मई 2024 को निमिषा प्रिया के परिवार वालों को पता चलता है कि उनकी बेटी को सजाए मौत सुनाई गई है। निमिषा प्रिया जेल में थी, ये तो उनको पता था। उन लोगों ने पूरी कोशिश भी की थी कि कैसे न कैसे करके निमिषा प्रिया जेल से बाहर आ जाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि निमिषा प्रिया को सजाए मौत सुनाई जाएगी। अब जैसे ही इसके परिवार वालों को पता चली तो उन लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अब क्या होता है दोस्तों, निमिषा प्रिया की जो माँ है वो तुरंत यमन की राजधानी सना पहुंच जाती हैं और वहां पे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करती हैं। लेकिन 13 नवंबर 2024 को इनकी अर्जी जो है, इनकी अपील जो है खारिज कर दी जाती है। इसके बाद ये फाइल जो है सना के जो यमन है, यमन के राष्ट्रपति के पास जाती है, लेकिन वहाँ पे भी इनकी अर्जी खारिज कर दी जाती है और जैसी की जैसी सज़ा चल रही है वो आगे तक चलती है। अब निमिषा प्रिया की माँ वहाँ पे जगह जगह भटक रही हैं, जगह जगह लोगों से मिल रही है कि कैसे न कैसे करके उनकी बेटी जो है भारत आ जाए। और जो उसका परिवार केरल में है, केरल में भी बहुत सारे, जो उसका पति है, उसके पिता है, सब लोग लगे पड़े हैं कि कैसे ना कैसे करके जो निमिषा प्रिया है वो सजा से बच सके। लेकिन दोस्तों होता क्या है, अब 30 दिसंबर 2024 को ये फाइनल हो जाता है कि निमिषा प्रिया को जो है 16 जुलाई 2025 को कंबल में लपेट के गोलियों से भून दिया जाएगा। यानी कि 30 दिसंबर को जो है निमिषा प्रिया की सज़ा की, मौत की सज़ा जो है वो डेट होती है, वो फाइनल हो जाती है कि 16 जुलाई 2025 को निमिषा प्रिया को सज़ा दी जाएगी। अब इसके बाद क्या होता है, वहाँ का कानून जो है, अब चाहे राष्ट्रपति हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सबने इनकी अर्जी खारिज करती है। लेकिन वहाँ के कानून जो है सरिया कानून है, वहाँ पे खून का बदला खून होता है। लेकिन अभी भी इनके पास 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते क्या है, पहला रास्ता ये है कि जो पीड़ित है यानी कि मेहंदी के परिवार वाले अगर निमिषा प्रिया को माफ़ कर देते हैं तो निमिषा प्रिया की जो सज़ा है वो बच सकती है। या फिर जो इनके परिवार ने यानी कि निमिषा के प्रिया के परिवार ने 3 ऑफ़र दिए थे। पहला ऑफ़र कि वो किसी भी देश में जाके बच सकते हैं। दूसरा ऑफ़र, अगर किसी का इलाज कराना है तो दुनिया के किसी भी कोने में जाके वो उनका इलाज करा सकते हैं। और तीसरा ऑफ़र ये है कि निमिषा प्रिया के परिवार वाले 10 लाख US डॉलर देंगे, जो कि हिंदी में अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किए जाएं तो लगभग 8.5 करोड़ रुपए उसके परिवार वालों को देंगे। अगर वो इन तीनों ऑफरों को मान लेते हैं तो वो निमिषा प्रिया को माफ़ कर देंगे। इनमें से किसी भी ऑफर को मान लेंगे तो वो निमिषा प्रिया को माफ़ कर देंगे। इसके बाद में निमिषा प्रिया जो है भारत वापस आ सकती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, निमिषा प्रिया की जो माँ है अप्रैल 2025 से ही यमन में जो है डेरा डाल के बैठी हुई है कि कैसे भी करके उनकी बेटी बच जाए। लेकिन जो मेहंदी के परिवार वाले हैं वो निमिषा प्रिया की मां से कोई बात ही नहीं कर रहे। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार जो है उनका हूतियों से कोई लेना देना है नहीं, ना ही हूतियों में वहाँ पे हमारा कोई दूतावास है और ना ही ईरान से हमारे कोई अच्छे संबंध हैं कि भारत सरकार अगर इसमें हस्तक्षेप करे तो शायद निमिषा प्रिया बच जाए। अब भारत सरकार की तरफ तो देखना बेकार है कि वो उनकी कोई मदद कर पाएगी, क्योंकि हूतियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनके साथ वैसे भी संबंध अच्छे नहीं, तो भाई कैसे निमिषा प्रिया आएगी। अगर मेहंदी के परिवार के लोग निमिषा प्रिया को माफ़ कर देते हैं या इनमें से कोई ऑफ़र ले लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो निमिषा प्रिया जो है बच सकती है। ऑफ़र की रकम कोई कम नहीं है, 8.5 करोड़ रुपये है। निमिषा प्रिया को चलो वो माफ़ नहीं करते और निमिषा प्रिया को कंबल में लपेट के गोली मार दी जाती है तो उनको क्या मिल जाएगा? 2 मिनट की खुशी कि भाई मेहंदी इसने मारा था, इसको सज़ा मिल गई। 8.5 करोड़ की रकम कोई कम नहीं होती। मेहंदी के परिवार वालों को ये रकम ले लेनी चाहिए, मेरा मानना ये है। या फिर जिस देश में बसना चाहते हैं वहाँ बस जाओ। ऐसे ऑफ़र कोई नहीं देता जो निमिषा प्रिया के परिवार वालों ने दिए हैं। अब दोस्तों अगर फिर भी मेहंदी के परिवार वाले नहीं मानते तो 16 जुलाई 2025 की दोपहर को निमिषा प्रिया को कंबल से लपेटा जाएगा और फिर उसे गोलियों से भून दिया जाएगा।
दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है और जताना है कि निमिषा प्रिया के साथ मेरी खुद की भी और देश की भी संभावना जुड़ी हुई है, संवेदना है कि निमिषा प्रिया कैसे भी करके बच जाए, मेहंदी के परिवार वाले मान जाएं, उसे माफ़ कर दें, जो ऑफ़र लेना है ले लें, लेकिन निमिषा प्रिया को छोड़ दें। उसकी एक छोटी सी बच्ची भी है। निमिषा प्रिया के साथ भी गलत हुआ था और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे भारतीय है, तो भारतीय लोगों के लिए तो भैया मैं बचूंगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कैसे भी निमिषा प्रिया भारत आ जाए, बच जाए, चाहे भारत सरकार उसकी मदद करे, चाहे मेहंदी के परिवार के लोग उसको माफ़ कर दें, चाहे कैसे भी हो। बेचारी यार गोलियों से भूनेंगे, अच्छी बात थोड़ी ना, मुझे तो पसंद नहीं है। अब आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।